अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चाचा की बेटी से प्यार की एक सच्ची कहानी शेयर करेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ख़वातीन हज़रात, शाम के गहरे साए हर सू फैल रहे थे। परिंदे भी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ रवाना हो रहे थे। ठंडी यख हवाएं हर शय को अपनी लपेट में ले रही थी, लेकिन वो इस शदीद ठंड से बेनियाज छत पर बैठी सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रही थी। उस पर शदीद सर्दी का कोई असर न हो रहा था। वो इस ठंड को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे किसी एयर कंडीशन रूम में बैठी हो। इतने में रमीज इसे ढूंढता हुआ छत पर आया, जो कि इसके ताया का बेटा था, और सामने इसे सिगरेट पीता हुआ देखकर इसके बदन में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो इसके ऐसे हुलिये से बहुत परेशान था। सिल्की बिखरे गंदे बाल इसके कंधों पर बिखरे हुए थे। चुस्त स्किन ट्राउजर के ऊपर इसने रेड टी शर्ट पहनी हुई थी। इसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो बहुत रोई है। और इसने जब सामने खड़े रमीज को देखा तो बिना किसी डर खौफ के खड़े होकर कश लेने लगी। वो रमीज की इस हरकत से भी तपा रही थी। रमीज सरात से आगे बढ़ा और उसके मुंह से सिगरेट ली और अपने जूते से जमीन पर कुचल दी। वो नफरत से रमीज को देखने लगी। अभी उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि रमीज ने इसकी गाल पर जोरदार तमाचा मारा। इसे उम्मीद थी रमीज के इस रवैये की, इसलिए नॉर्मल खड़ी रही। तो तुम्हें इतने आराम से मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि अब सिगरेट मत पीना, लेकिन लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं समझोगी। ठीक है, मुझे भी दूसरा रास्ता आता है तुम्हें ठीक करने का। रमीज के अल्फाजों में गुस्सा और सख्ती थी। वो इसे कहर आलूद निगाहों से देखता हुआ चला गया। वो पीछे से चिल्लाने लगी, कर लो जो करना है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझे? इसकी बुलंद आवाज घर के बाकी मकीनों तक भी पहुँच गई थी, पर इसे किसी ने कुछ नहीं कहना था। रमीज ने जो कहा था वो करके दिखाया था। इसने मनाहिल के सारे अखराजात पर पाबंदी लगा दी थी। इसके तमाम क्रेडिट कार्ड्स अपने कब्जे में ले रखे थे। मनाहिल जो इससे पहले ही खफा रहती थी, अब तो इसकी इस हरकत पर और चिराग पा गई थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वो रमीज से उलझ पड़ी। मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें अच्छी तरह पता है। रमीज ने इसे एक बार फिर वार्न किया। ओ नहीं, वो तुम्हारी भूल है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल तुम्हारी सोच के सांचे में डल जाऊंगी, वो नामुमकिन है। वो हकारत से बोली। तो फिर ठीक है, जियो ऐसे ही जैसे अब ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई फूटी कोड़ी भी दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। इसने धमकी दी। तुम मर जाओ, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूयॉर्क नहीं है। तुम यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर पाओगी। वो इसे ऐसे कहना नहीं चाहता था, पर मनाहिल ने इसे कहने और करने पर मजबूर कर दिया। वो लम्बे लम्बे डाक भरता हुआ चला गया। मनाहिल गुस्से से दांत पीस कर रह गई। इसने सामने ड्रेसिंग पर मौजूद हर शय गुस्से से हाथ मारकर फेंक दी। कमरे में हर तरफ कांच और टूटी हुई चीजें बिखर गई। वो खुद भी अपने आप को इन टूटी हुई चीजों की तरह बिखरा महसूस कर रही थी। मनाहिल ने रमीज को यूं ही कही बात पूरी कर दी थी। वो स्लीपिंग पिल्स खाकर नींद की वादियों में हमेशा के लिए उतर जाना चाहती थी। वो इस जिंदगी से खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, पर मौत शायद अभी उसके मुकद्दर में लिखी ही नहीं थी। इसे बर वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया और बचा लिया गया था। रमीज और बाकी घर वाले इसकी जज्बाती हरकत पर परेशान होकर रह गए। जब वो डिस्चार्ज होकर घर आई तो रमीज ने इससे कोई बात न की। अलबत्ता रफीक अहमद ने इससे जरूर बात की। रफीक अहमद इसका ससुर था और रमीज का वालिद। बात कुछ ऐसी है कि रफीक दो भाई थे, रफीक और एक उसका भाई जो कि छोटा था। वो बाहर तालीम हासिल करने के लिए गया था। जैसे ही तालीम हासिल की और उसने अपना घर वहाँ पर ही आबाद कर लिया। और मनाहिल की बर्थ होने के बाद, पैदा होने के बाद उसकी वालदा मनाहिल की फौत हो जाती है और मनाहिल उसके छोटे भाई की बेटी होती है। कुछ अरसे के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो रफीक अहमद यानी उसका बड़ा भाई या मनाहिल का ताया उसका पता लेने के लिए बाहर के मुल्क जाता है। जैसे ही जाता है कुछ अरसे के बाद उसका भाई फौत हो जाता है और जाते हुए वो अपने बड़े भाई को रफीक अहमद को वसीयत कर जाता है
है कि मेरी बेटी मुनाहिल का अच्छे से ख्याल रखना। तो इस वजह से जो है रफीक अहमद उसे अपनी बेटी समझता है और उसका ख्याल रखता है। रमीज तुम बाहर जाओ। और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आती है तो रफीक अहमद उसके पास जाता है और उसको अपनी बेटी समझकर अपनी बेटी के लिहाज से उससे बात करता है और अपने बेटे रमीज को कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे मुनाहिल से जरूरी बात करनी है। रफीक अहमद के कहने पर रमीज खामोशी से कमरे से चला गया। वो मुनाहिल के पास बेड पर आकर बैठ गए। मुनाहिल सर झुकाए खामोश बैठी थी। तुम क्या चाहती हो बेटा? वो नरमी से बोले। मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना है, इसने साफ कहा। वहाँ किसके पास रहोगी? अकेले रह लोगी जैसे वो लोग रहते हैं? और वो दो टोक बोली, यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत नरमी से उससे मुखातिब हुए थे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसने साफ कहा। रफीक अहमद कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर कुछ सोचकर कदरे तवक्कुफ के साथ बोले, मुनाहिल बेटा, मैं इतने अरसे से इसलिए खामोश हूँ ताकि आप आराम से सब कुछ कबूल कर ले। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप गलत हो। ऐसे तो ज्यादती रमीज के साथ भी हुई है, लेकिन वो तो कभी कुछ नहीं कहता। मैंने तो उसे जो कहा उसने सर झुका लिया। तो बेटा, क्या आप अपने मरे हुए पापा की ख्वाहिश तक का एहतराम नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है कि क्या आपकी इस हरकत पर आपके पापा को तकलीफ नहीं पहुंचेगी? बेटा, हम सब के लिए नहीं तो अपने पापा के लिए तो समझौता कर सकती हो। और अगर अब भी आपके जाने की जिद है तो मैं आपको हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। शायद आपको इस बात का खौफ ना हो, पर क़यामत के रोज मुझे तो अपने भाई का सामना करना होगा। अपना ख्याल रखना बेटा। वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बाहर चले गए। वो गुमसुम सी हो गई और उस वक्त इसे पापा की शिद्दत से याद आने लगी। रफीक अहमद की बातों का काफी असर हुआ था मुनाहिल पर और इसने जिद करना और सबको फजूल हरकतों से आजिज करना भी छोड़ दिया था। वो खामोशी से कमरे तक महदूद रह गई थी। घर का ऊपर वाला पोर्शन रफीक अहमद ने शादी के बाद रमीज और मुनाहिल को दे दिया था। बाकी घर में वो लोग थे और खुद उनकी बेगम और उनकी दो बेटियां, वो सब नीचे रहते थे। मुनाहिल की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं थी, फिर भी वो खुश ना थी। यहाँ रमीज लैपटॉप पर काम करते हुए मुनाहिल को भी देख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद नजरें उठाकर गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन की तरफ न जाने क्या देख रही थी। रात काफी गहरी हो रही थी और सर्दी भी काफी शदीद बढ़ गई थी, पर वो अपने रोज के आम से होलिये में ट्राउजर के ऊपर शर्ट पहने इस पर जैसे सर्दी का कोई असर ही ना हो रहा हो। इसने खुद स्वेटर पहन रखा था और साथ काफी पी रहा था। इसे हैरत हो रही थी कि इस लड़की के स्टेमिने पर वो इसे चाहने लगा था। इसे आदत हो गई थी मुनाहिल की, पर वो इतने बेबस था कि अपनी मोहब्बत इस लड़की के दिल में नहीं डाल पा रहा था। घर में रफीक अहमद की पहली बेटी आयजा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में रौनक का समा था। रोज रात में ढोलकी रखी जाती थी। लड़के लड़कियां खूब रौनक लगाते थे। वो सब से अलग थलग ऊपर अपने कमरे में बैठी रहती थी। हालांकि सब इतनी मोहब्बत से बुलाते पर वो साफ मना कर देती। नाइमा बेगम जो इसकी सास थी, बड़े चाव से इसके लिए शादी के जोड़े बनवा कर दिए थे। इसे पर इसका रवैया, रूखा रवैया सबको मायूस कर दिया था। वो ऐसी संगदल भी ना थी कि ये सब यूं अचानक से वो कबूल न कर पा रही थी। रमीज ऑफिस से आया था। अभी अभी गाड़ी से निकलते ही सामने मौजूद नाइला को देखकर हैरान रह गया। नाइला इसकी मामाजाद कजन थी। वो इसकी ही हम उम्र और बहुत अच्छी दोस्त भी थी। रमीज को इतना तो पता था वो यूके गई है स्टडीज के लिए। आज अचानक सामने देखकर हैरान रह गया। अरे तुम कब आए यूके से? तो वो खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोली, कल ही आई हूँ। आयजा की शादी का सुना तो बस सीधी बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ आ गई। वही आयजा की बड़े भैया की शादी तो अटेंड ना कर सकी तो आयजा की तो कर सकती हूँ। वो हमेशा की तरह अपने शौक मजाज के मुताबिक नॉन स्टॉप बोली। रमीज इसकी बात सुनकर झिझक गया। तुम बिल्कुल नहीं बदली। क्यों बदलूं भाई? और वैसे भी बदलते लोग ठीक नहीं होते, इसने दो टोक कहा। तुम भी ना। रमीज को इसकी अजीबो गरीब बातों पर कभी कुछ ना कहना आया। अच्छा भाई, सब छोड़ो, अपनी बेगम से तो मिलवाओ। रमीज नाइला की बात पर कुछ खामोश हो गया। आखिरकार नाइला की मुनाहिल से मुलाकात करवा दी। नाइला जब मुनाहिल से मिली तो मुनाहिल का रवैया देखकर बड़ी हैरान हुई। वो यहाँ रहते हुए मुनाहिल और रमीज की खींचे हुए तल्लुकात को भी महसूस कर रही थी। इसने रमीज से बहुत पूछा कि क्या वजह है। रमीज भी हद तक इसे टालता रहा, चूँकि वो इसे हर बात शेयर करता था शुरू से, इसीलिए इसने सारी सूरत हाल बता दी। नाइला को काफी
دکھ ہوا اور پریشان بھی ہو گئی۔ تو اب کیا ہوگا رمیز، تم دونوں کیسے زندگی کا سفر طے کرو گے؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا، وہ لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے بولا، اور دونوں لان میں گھاس پر ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شام کے اندھیرے ڈل رہے تھے، سردی کی بھی شدت کافی تھی، ہر طرف دھند اور سردی کا راج تھا۔ اوپر ٹیرس پر کھڑی مناہل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے جلن کی ایک ٹھیس اٹھ رہی تھی اس کے دل میں، پر پھر بھی رمیز اس کا کوئی حل تو ہوگا۔ نائلہ کی فکر لاحق ہوئی، پتہ نہیں کیا حل ہوگا، کیونکہ ہم سب نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رمیز ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا، تم کہو تو میں بات کروں مناہل سے؟ نہیں، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، وہ ایسے بھی محبت کبھی بھی کسی کے دل میں زبردستی ڈال لی نہیں جا سکتی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں کافی دیر اس موضوع پر بات کرتے رہے، پر مناہل سے زیادہ دیر وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مناہل سے روز روز یوں ان کا گھلنا ملنا برداشت نہ ہو رہا تھا۔ آج بھی گھر میں مہندی کا فنکشن تھا اور اس نے وہ بھی اٹینڈ نہ کیا غصے کے مارے، حالانکہ رفیق احمد نے اسے فنکشن اٹینڈ کرنے کا کہا تھا۔ اس نے طبیعت خراب کا بہانہ کر دیا اور وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا وسیع لان لوگوں کے خوشگوار کہکے سے گونج رہا تھا۔ وائٹ کلف لگے کرتا شلوار میں رمیز بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مناہل نے پہلی بار اسے اتنی توجہ سے دیکھا تھا۔ مناہل کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ رمیز نے اسے یوں تکتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ وہ جھٹکے سے فوراً پیچھے ہٹی اور دل فوراً دھڑک کر رہ گیا۔ یوں چوری پکڑے جانے پر وہ کافی دیر بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہی اور کڑھتی رہی۔ وہ حیران بھی تھی اور اپنی کیفیت پر وہ تو چاہتی تھی کہ اس کی جان چھوٹ جائے، پر اب اتنی حساس ہو رہی تھی کہ رمیز کے معاملے میں یہ خوف ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ رمیز اس سے جدا نہ ہو جائے، یعنی اسے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، یا پھر شاید محبت۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے رمیز کو نہیں کھوئے گی، وہ اس سے بات کرے گی، وہ کیا چاہتا ہے۔ رات کا فنکشن ختم ہونے کے بعد رمیز جب کمرے میں آیا تو مناہل سامنے صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے حیرت کا کافی جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ خاموشی سے الماری سے نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے کے لیے واش روم جانے لگا تھا۔ مناہل نے پیچھے سے پکارا، بہت خوش رہنے لگے ہو۔ اس کے الفاظ چبھتے ہوئے تھے۔ رمیز کی حیرت ہوئی کہ اس کی بات پر کہ تم اب پابندی لگاؤ گی میرے خوش رہنے پر۔ رمیز بھی اس کی ٹون میں بولا تھا، اوہ نہیں، میری اتنی مجال کہ تم پر پابندی لگاؤں؟ تو پھر ان باتوں کا مقصد؟ اسے کوفت ہوئی۔ مطلب صاحب ہے، تم بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ رمیز کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہی ہو، اتنے معصوم مت بنو، میں سب جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تنگ آگے ہو نا مجھ سے، جان چھڑوانا چاہتے ہو نا تم؟ وہ سختی سے بولی، اور رمیز حیرت میں تھا کہ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ پلیز مناہل، جو کہنا ہے صاف صاف کہو، یوں گول مول باتیں مت کرو۔ وہ گویا تپ گیا۔ صاف صاف تو تم بتاؤ، یہ نائلہ میڈم کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ اس کے الفاظ نے تو رمیز کو حق تک کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کب سے سوچ رہی تھی کہ یہ سب۔ پہلے تو وہ حیرت کی کیفیت میں رہا، پھر وہ زیر لب مسکرا دیا، یہ سوچ کر کے اس کے بارے میں فکر مند ہے، یعنی وہ اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ مناہل اس کی گہری خاموشی پر بولی، تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، مجھے کوئی وضاحت نہیں دینی۔ اس نے بھی سوچ لیا وہ اسے تپائے گا۔ وہ پلٹنے لگا، لیکن مناہل نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند، جو تمہارا فیصلہ ہے صاف بتا دو، مجھے سولی پر مت لٹکاؤ۔ وہ دو ٹوک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور رمیز اسے تکنے لگا۔ اس کے بیچ میں کتنی ہی دیر خاموشی رہی اور وہ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر رمیز بنا کچھ کہے واش روم میں گھس گیا۔ مناہل حیرت زدہ رہ گئی، اور رمیز نے جب نائلہ کو مناہل کی سوچ بتائی تو نائلہ پریشان ہو گئی، پر وہ پہلے بھی زیادہ پرسکون تھا۔ نائلہ نے اسے معاملہ کلیئر کرنے کو کہا، اس نے فی الحال مسلطن منع کر دیا۔ وہ مناہل کو زچ کرنا چاہتا تھا، اس نے بھی تو اسے تڑپایا تھا بہت۔ عائدہ کی برات کا دن آ گیا اور اس میں تو مناہل کی ہر حالت میں شرکت کرنی تھی، سو وہ بے دلی سے تیار ہوئی اور اس کو رمیز کی بہت فکر تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ڈارک میرون شفون کی لانگ شرٹ جس کے گلے میں گولڈن موتیوں کا بڑا سا گلا بنا ہوا تھا اور نیچے ٹراؤزر تھا، اور دوپٹہ گولڈن میرون کلر میں ڈائی ہوا تھا، اور پوری شادی مناہل کی نظریں رمیز اور نائلہ پر فوکس تھی۔ رمیز بھی اسے خوب چلا رہا تھا۔ رمیز مت کرو اسے تنگ، دیکھو کیسا چہرہ اترا ہوا ہے اس کا، نائلہ نے سمجھانا چاہا۔ ہونے دو اسے پریشان، اس نے بھی مجھے بہت پریشان کیا ہے، رمیز نے ڈٹائی سے کہا۔ نائلہ تو ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ولیمے والے دن بھی یہی سب ہوا۔ آج اس نے وائٹ نیٹ
की साड़ी पहनी हुई थी, हल्के फुल्के मेकअप और बालों का चूड़ा बनाया हुआ था। आज तो वो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। रमीज का दिल चाह रहा था कि वो सारी नाराजगी मिटाकर इसे अपनी बाहों में समेट ले। सबके लिए नाहिल का बदला हुआ रवैया हैरान कुन था। वो तो ऐसे सब में घुल मिल रही थी जैसे अरसे से इनके साथ हो। रफीक अहमद, नईमा बेगम नाहिल के बदले हुए रवैये पर बहुत खुश थे। रमीज भी पुरसुकून हो गया था, किस्मत इस पर मेहरबान हो रही थी। रात में फंक्शन के बाद बिस्तर पर लेटे हुए रमीज को वार्न कर दिया, मैं सिर्फ शादी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें अपने कारनामों का एतराफ बाबा के सामने करना होगा। ठीक है, कर लूंगा। इसने मनाहिल को अपने करीब करते हुए कहा। मनाहिल तो इसकी इस हरकत पर हैरत ज्यादा रह गई। शादी के बाद रमीज ने इसे हाथ लगाने की मजाल न की थी और आज यूं अचानक वो हक दक रह गई। छोड़ो मुझे, ये क्या हरकत है? क्यों हक रखता हूँ तुम्हें छूने का? मैं मान ही नहीं सकती। मैं मना लूंगा, रमीज ने मोहब्बत से कहते हुए इसके माथे पर अपने लब रख दिए और वो भी जैसे इसकी कुर्बत में कमजोर सी हो गई थी। और तुम बहुत बुरे हो, इसका अंदाज रूठा था। रमीज जानता था अभी तक इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं आया था। इसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। कसम से यार, जैसा तुम सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं? तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और रही बात नाइला की, वो अपने चचा जाद के साथ मुंसलिक है और वो 2 महीने बाद उसकी शादी है। रमीज ने गोया उस पर धमाका किया। वो हैरत से रमीज को देखने लगी। अब इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, उठो, फ्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ? इसने हैरत से चूम कर पूछा। मरी हनीमून मनाने, इसने सरप्राइज दिया। और शादी के 5 महीने बाद इसने तंज किया कि क्या करें, मजबूरी है, असूलन हमारी शादी कल हुई है। रमीज ने इसे मायना खेज से छेड़ा तो वो मुस्कुराते हुए इसके गले लग गई। पहले दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी चाची की बेटी की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।